हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारी क्लास 9 की साइंस की बुक है जिसमें हमारा चैप्टर 5 सेल चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था बच्चों कि प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल, ये सारी चीज़ें हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका काम क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट इसका फंक्शन दिया गया है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मैकेनिकल बैरियर। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कि जो हमारा ये सेल होता है, इस सेल के यहाँ पर जो इंटरनल सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जिस मेम्ब्रेन से ये पूरा का पूरा सेल जो कवर होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इसकी सबसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, जहाँ यहाँ पे शो किया गया है, जो सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसी का हम देखेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, यानी कि ये क्या करती है कि अंदर भी जितनी चीज़ें हैं, सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वैक्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी ये चीज़ें हैं, इन सब को एक प्रोटेक्शन देने का काम, ठीक है ना। इंटरनल कंटेंट्स जो होते हैं, मतलब अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उनको एक सुरक्षा देता है, क्योंकि सबको अंदर की तरफ ये क्या करता है, एक पूरा, एक समझ लीजिए एक पैकेट, ठीक है। जैसे हम एक चिप्स का पैकेट लेते हैं तो अंदर उसमें क्या भरा होता है, पूरा चिप्स भरा होता है, और वो पूरा एक पैकेट में कवर है। तो पैकेट क्या करता है, उसको बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने का काम करता है। या हम देख लेते हैं जैसे दूध का पैकेट होता है, ठीक है, तो अंदर जो दूध होता है, मिल्क जो अंदर होता है, वो क्या होता है, सेफ होता है, और बाहर वो पैकेट क्या करता है, उसको बाहरी इन्वायरमेंट से बचाता है, यानी कि अंदर की चीज़ें क्या है, एकदम सुरक्षित है। उसी तरीके से सेल के भी बाहर में ये कवरिंग होती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है कि अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया प्रोटेक्शन देना, ठीक है। सेकेंड हमारा फंक्शन है शेप, है ना। सेकेंड है हमारा शेप, कि ये क्या करता है, सेल को एक शेप भी देता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बात किया समझाने के लिए, दूध का पैकेट का इस्तेमाल किया, तो दूध का जो पैकेट होता है, यदि वो ऊपर से रैपर हट जाए, वो पैकेट हट जाए, तो क्या वो मिल्क जो है वो किसी शेप में रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन उसको जब हमने उस पैकेट में पैक कर दिया, तो उसका एक पैकेट एक शेप बन जाता है कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो उस दूध के पैकेट का जो शेप बनता है, वो उसके पैकेट की, उसकी कवरिंग के वजह से बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो सेल को एक शेप देता है कि इस शेप में ये सेल रहेगा। ओके, तो सेकंड हो गया शेप देना। थर्ड होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि सेल जो होता है, ये बताता है, ये एक जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये बताता है कि क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं और क्या चीज़ें यहाँ से बाहर जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये परमिएबल, किस चीज़ के लिए ये परमिएबल है। एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि देख करके कि क्या चीज़ें वो ला सकता है, सेलेक्ट करता है उनमें से कि किन चीज़ों को हमको सेल के अंदर अलाउ करना चाहिए कि सेल के अंदर ये आ जाए, और क्या चीज़ें सेल के से मतलब बाहर निकल जाएं, वो अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो ये उनको परमिशन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि क्या चीज़ अंदर आ सकता है और क्या अंदर से बाहर जा सकता है। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। ड्यू टू इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, इट अलाउ, है ना, ये अलाउ करता है द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या चीज़ें आएंगी और क्या चीज़ें सेल से बाहर जाएंगी, क्योंकि वो क्या है, उसकी कवरिंग है, ठीक है ना, चारों तरफ से उसको क्या कर रखा है, वो कवर कर रखा है। तो उसकी परमिशन से ही सेल के अंदर चीज़ें आ सकती हैं और वहाँ से बाहर जा सकती हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अंदर की चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, अंदर की चीज़ों को ये सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा इसी तरीके से दे रहा है कि कोई भी फालतू चीजें हैं ना, जो अंदर की चीजों को डैमेज कर सकती हैं, जो अंदर के न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीजों को जो नुकसान पहुंचा सकती हैं,
वो चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, परमिएबिलिटी इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ये देखता है कि इसमें क्या आएंगे और क्या नहीं आएंगे, उसकी वजह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है और इसकी परमिएबिलिटी यानी परमिशन लेकर के ही चीज़ें अंदर आ जा सकती हैं। नेक्स्ट होता है रिकॉग्निशन, है ना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, किस सेल की और क्या पहचान है। ठीक है, मान लो कि ये सेल कोई सेल है, उसको कहाँ जाना है, किस सेल के पास जाना है। ठीक है, तो उसकी पहचान, सेल की जो पहचान होती है वो सेल के स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है कि ये फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ये बने होते हैं। तो इनके ऊपर जो ये चेन होता है, ये इनके ऊपर एक कैरियर प्रोटीन के रूप में होते हैं। ठीक है, इनका सब में अलग अलग कुछ इसमें चेंजेस होता है ना, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो कुछ चेंजेस की वजह से थोड़ा थोड़ा इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिनका जो बनावट होता है, जिस तरीके से ये बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सबके आउटर कवरिंग में क्या होगा, थोड़ा चेंजेस होता है। और उस चेंजेस से ही इस पर कौन सा मॉलिक्यूल्स यहाँ है तो पहचान ये कर लेते हैं कि ये ऐसा वाला सेल है। ठीक है, इसको कहाँ जाना है, कोई भी काम करना है, मान लो इस सेल को उस सेल से मिलना है, तो ये वाला सेल कैसे पहचानेगा कि मुझे किस सेल से मिलना है। तो वो इनके ऊपर, इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं। जिससे ये बने होते हैं उनमें ऊपर जो शेप रहेगा, जो कैरियर प्रोटीन रहेगा, वो पहचानेंगे। उस तरीके से इनमें पहचान होती है कि मैं सही जगह पे आया हूँ या नहीं। इट हैज़ अ सब्सटेंसेज ओवर इट्स सरफेस, अपने सरफेस के ऊपर ये कुछ सब्सटेंसेज पाए जाते हैं विच एक्ट एज अ रिकॉग्निशन साइट्स, जो कि एक पहचान वाली एक साइट्स का काम करती है, एंड सेंटर ऑफ द अटैचमेंट, और वहीं जाकर के वो चीज़ें अटैच होती हैं और पहचान करती हैं कि ये चीज़ इनको यहीं पर पहुंचना है। द हेल्प इन द टिश्यू फॉर्मेशन, और इसके वजह से ही टिश्यू फॉर्मेशन यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। फॉरेन सब्सटेंसेस जो होती हैं, मतलब जो भी शरीर से के बाहर सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, उन सब को हम बोलते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस, जितनी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हैं, तो उनको हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो पहचानता है। और जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, कुछ भी चीज़ अगर हमारे शरीर में एंटर कर रहा है तो वो फॉरेन पार्टिकल्स कहलाएगा, फॉरेन सब्सटेंस कहलाएगा कि ये बाहर से आया हुआ है। तो उनको पहचानना, ठीक है, मान लीजिए कोई जर्म्स अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो सेल जो होता है वो पहचान जाता है, फटाफट वो पहचान जाता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, यानी कि ये बॉडी के अंदर तो था नहीं, कुछ नया है, कहीं से कुछ बाहर से आया है। तो उसमें क्या करता है, वो उससे फाइट करने का, हमारा बॉडी जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो उससे फाइट करता है, डिफेंस करता है उस माइक्रोब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे सेल मेम्ब्रेन का ही ये काम होता है कि वहीं पर उसको पहचान करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के जब चीज़ें अंदर एंटर करेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पे आए हैं तभी ये पहचान कर लेते हैं, है ना। तो होता है, ये हमारा पॉइंट हो गया रिकॉग्निशन, है ना। तो ये भी इनका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ही बना होता है किसी स्पेशल फंक्शन के लिए। जैसे अब्जॉर्प्शन, है ना, जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का, जब हम खाते हैं, लेते हैं जब हम मुंह में, ठीक है, खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो हम उसको टेक करते हैं, टेक के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है ये होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस स्मॉल इंटेस्टाइन जिससे बना हुआ है, जिन सेल से बना हुआ है, उनकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो मॉडिफाइड होते हैं, वो इस तरीके से बने, वो माइक्रोविलाई का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अंदर का जो लेयर होता है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो माइक्रोविलाई के रूप में कन्वर्ट होते हैं। माइक्रोविलाई आप देखिए, जैसे ये हमारा ये है ना हैंड है, तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से इसमें ऐसे 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 फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन बना लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब आप पूछोगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए,
अगर हमने केवल एक लाइन ले रखा है, ठीक है ना, मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन होना है और लेयरिंग बस ऐसे इस तरीके से अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से फूड मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है ना, अब ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें से न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब होकर के और ब्लड में आ जाए, यहाँ से एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाए, वो ब्लड में आ जाए। तो यहाँ ये देखिए ये इतना ही सरफेस एरिया है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं दूसरा बताऊं आपको कि जैसे हमने ये लिया, अब ये अंदर वाली वॉल जो है वो ऐसे, ठीक है ना, अंदर की तरफ अगर ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे ऐसे घूम जाती है तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है। यहाँ पर एरिया इतनी बड़ी इतनी छोटी सी, देखिए यहाँ पे ये रस्सी है, ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें इसको अगर हम फैला देते हैं तो बहुत बड़ी सी रस्सी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर एब्जॉर्ब होगा तो इतनी ही जगह है एब्जॉर्ब के लिए ना, ये चीज़ें, इतना ही बड़ा रस्सी है, यही एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए इस वाले पोर्शन में एब्जॉर्प्शन होगा, इस वाले पोर्शन में यहाँ 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 ये सब मिलकर के एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो छोटी जगह में अगर हमको बड़ा मतलब रस्सी अगर फिट करना है, बड़ी जगह बनानी है, छोटी सी जगह है हमारे पास लेकिन हम स्पेस उसी में बड़ा बनाना चाहते हैं, तो क्या कर दें, इसको ऐसे 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 इसको फोल्ड कर देते हैं और इसको बोला जाता है विलाई, ठीक है। तो ये विलाई ऐसे होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अंदर वाली लेयर होती है वो विलाई का रूप ले लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनाता है। ओके, ये भी हो गया हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। नेक्स्ट है हमारा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब देखिए क्या होता है, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब आराम से ये मुड़ सकती है। इट एनेबल द सेल टू इनगल्फ फूड। अब क्या होता है कि इसमें जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ अगर कोई जम्स आता है, ठीक है, अगर ये जम्स है वो आकर के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब ये सेल है हमारा और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काम दिया गया है कि भाई तुमको अंदर की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षा देना है। इसके लिए ये एक काम और करता है एंडोसाइटोसिस का, प्रोटेक्शन के लिए। एंडोसाइटोसिस का काम क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई जम्स आता है, ये क्या करता है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करता है। अब ये जानता है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ तो मैं इसको अपने आप इसको मतलब इससे अपने अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा कि ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल है तो ऐसा गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना, ऐसा एक गड्ढे जैसा बना लेता है और ये जो जम्स है वो इसमें आ जाता है। इसमें आने के बाद ये क्या करता है, इसको अंदर की तरफ ले लेता है, ठीक है ना, सेल के अंदर लेकर के, और इसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर ही। मतलब एकदम पूरी तरह से कहते हैं कि अब तुम मेरे अंदर आ गए हो, अब यहाँ पे इसको किल कर देना है ना, तो जम्स को अंदर लेकर के किल कर देना। तो इसको बोला जाता है जैसे इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है इसी तरीके से, है ना, कि इसको अंदर ले लिया। एबल टू द सेल टू इनगल्फ फूड, खाने को, अब ये समझ लीजिए इसका भोजन है ना, इसको इनगल्फ करता है। एंड अदर सब्सटेंसेस, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जम्स वगैरह जो भी बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उन सबको ऐसे इनगल्फ कर देता है ये, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय एंडोसाइटोसिस। इसको ये अंदर ले लेगा, इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का वर्ड हुआ सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर उन चीज़ों को ले लिया जाता है और उनको अपने हिसाब से सेल के अंदर जिस जगह पे ले जाना है वहां ले जाकर के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस भी ये यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल की प्रोटेक्शन के लिए। ओके, उसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल से, अभी हमने एंडो देखा, एंडो का मतलब किसी बाहर से कोई चीज अंदर लेना, है ना, सेल अंदर लेता है सुरक्षा के लिए भी, या हो सकता है कोई जरूरी चीज हो तो उसको भी ऐसे इनगल्फ करके और अंदर ले लेता है। और इसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस भी होता है, यानी कि अंदर से किसी चीज को जब बाहर भेजना है तो एक्सोसाइटोसिस अपनी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने
ये जम्स लिया है ना, या कुछ और लिया, इस तरीके से उसको डाइजेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो कि सेल के अंदर कचरे की तरह से वो है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो फिर क्या करेगा ये इसको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स आर थ्रो आउट द सेल थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जरूरी नहीं है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ें जैसे आपको देखना है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो आप मल्टी सेलुलर नहीं बल्कि यूनिसेलुलर में आप देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम अमीबा की बात करें अगर, कि अमीबा खाना कैसे खाता है ना, उसमें इंजेशन कैसे होता है और इजेशन कैसे होता है और इंजेशन कैसे होता है, ये चीज़ें जब आप देखेंगे अमीबा में तो क्लियर होगा, समझ में आएगा कि वो खाता कैसे हो और फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा किस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये इसमें रोल किसका हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी किस खूबी का यूज़ कर रहा है? अपनी जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैरियर मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ सम कैरियर मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको भी पहले बताया कि हर सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ कैरी जो कि कैरी कर सके। कैरियर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कैरी करने वाला। यहाँ इसके पास जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये कुछ इसके पास कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन कैरियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो बहुत सारी चीज़ें ये सेल जो है वो एक्सेप्ट करता है। कैरियर का मतलब कि जब वो चीज़ें यहाँ से होकर के गुजरेंगी तो ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये फटाफट उसको कैरी कर लेते हैं, है ना, उन चीज़ों को। जैसे ये चीज़ आप कहाँ देखेंगे, किस सेल में आपको दिखाई देगा? ये आपको नर्व सेल में दिखाई देगा। नर्व सेल जो होते हैं जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारा कोई भी सेंसेशन, जैसे कि हमारा हाथ है, ये हमारे हाथ पे यहाँ पे पिन चुभा, हमको ये चीज़ पता पड़ा, तो कैसे पता पड़ता है? देखिए ऐसे ये पिन चुभा, तो यहाँ भी जो नर्व सेल होंगे ना, उन नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कैरियर प्रोटीन्स लगे होंगे। अब ये पिन चुभा ना, तो इस मैसेज को तुरंत ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे? उस कैरियर प्रोटीन उस चीज़ को, इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। और इस तरीके से फिर वापस जो है वो मोटर नर्व के थ्रू मैसेज वापस आता है और पिन चुभ रहा है तो हम क्या करेंगे? अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, मैसेज का हमको कोई चीज़ ऐसे पता पड़ना, ये चीज़ आप देखेंगे जैसे कि ये कैरियर मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि ज़्यादा हमको दिखाई देता है न्यूरॉन्स में, यानी कि नर्व सेल्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके का भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल करते हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे काम देखे। ठीक है, पहला हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है अंदर की चीज़ों को, इसको एक नया एक शेप देता है। परमिएबिलिटी डिसाइड करता है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आ सकता है और क्या चीज़ सेल के बाहर जा सकता है। रिकॉग्निशन पहचान करवाता है, यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही पहचान करवाता है सेल को कि क्या चीज़ें, जो ये चीज़ें अंदर आ रही हैं वो सही है आपके लिए, अंदर की चीज़ों के लिए वो चीज़ सही है, या जो आ रहे हैं वो अंदर के लिए शत्रु है ना, डैमेज कर सकता है अंदर की चीज़ों को। तो समझ लो सैनिक के रूप में ये पूरे खड़े रहते हैं और पहचान करके चीज़ों को अंदर लेते हैं, बाहर उनको जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, मतलब कि ये कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए नया अलग से शेप बनाते हैं, जैसे विलाई हमने देखा है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यानी कोई चीज़ें अंदर लेना सेल के और कोई चीज़ें सेल से बाहर निकालना, इसमें भी होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रोल होता है। उसके बाद ये कैरियर मॉलिक्यूल्स का, यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो इनके ऊपर जो है ये कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी रखते हैं जिससे कि सेल को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इतना सारा फंक्शन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो ये आज आपने यहाँ तक स्टडी कर लिया बच्चों। कल हम एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आज कल हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या कोई जितने तरीके की मेम्ब्रेन होती हैं, कौन कौन सी, मतलब क्या उनमें परमिएबिलिटी होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। किस में से आ सकते हैं, किस में से दोनों आ सकते हैं, किस में से दोनों नहीं आ सकते, किस में से एक आ सकता है। इसके आधार पर यहाँ पर इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, है ना, और परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, इन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि कोई चीज़ जब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, सेल से कोई चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है, तो दो तरीके से होता है इनमें, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बारे में स्टडी करेंगे। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जैसे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, वो मैं आपको एक अलग से कॉपी पर डायग्राम बना करके समझाऊंगी। बहुत अच्छे ये पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।